आज का क्लास में हम लोग जानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो सीयूटी 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पूरे मैनेजमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन। इस पूरे मैनेजमेंट में आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को लिया गया है। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर कहाँ तक का क्वेश्चन लिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पूरा चैप्टर का क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन। हो रहा कि कंपनी का बैलेंस शीट को किस फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। कंपनी का बैलेंस शीट को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट अप्लीकेबल होता है या रिक्वायर्ड है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 3, शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 3, शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 2, शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 3, शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 और टेबल ए। इसमें से किस शेड्यूल का रिक्वायरमेंट है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आएगा शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट, कंपनी का बैलेंस शीट बनाने के लिए शेड्यूल 3 और पार्ट 1 का रिक्वायरमेंट होता है उसका फॉर्मेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा, इन बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विच आइटम इन तो अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज। हो रहा क्या, इन द बैलेंस शीट में, किसका बैलेंस शीट में, ऑफ ए कंपनी, कंपनी का बैलेंस शीट में, विच आइटम्स इज शो अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में ये चारों में से किसको शो किया जाता है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक है पब्लिक डिपॉजिट। तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होगा, प्रपोज डिविडेंड करेंट लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पूछा जा रहा क्या, यहाँ पूछा जा रहा नॉन करेंट लायबिलिटीज में कौन सा शामिल है। ठीक है, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, पब्लिक डिपॉजिट, बी नंबर। बैलेंस शीट जो है कंपनी का बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर में शो करेंगे किसको, पब्लिक डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आइए 3 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा, अंडर व्हिच हेडिंग द आइटम बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर्ड विल बी शो इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। कंपनी का बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं बिल डिस्काउंटेड को, जब बिल डिस्काउंट कराया जाता है तो उसको कंपनी का बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, अंडर व्हिच हेडिंग द आइटम बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर्ड। बोरा बिल डिस्काउंट किया गया लेकिन उसका मैच्योरिटी नहीं हुआ, तो बोरा विल बी शो इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। कंपनी का बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, करेंट लायबिलिटीज में, करेंट एसेट्स में, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में या एमोनेटाइज्ड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी नंबर, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज माना जाता है। अगर बिल डिस्काउंट किया जाता है और उसका मैच्योरिटी नहीं मिलता है तो उसका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जो शो किया जाता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के रूप में शो किया जाता है। तो तीसरा का सी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शो अंडर द हेडिंग करेंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। कंपनी का बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज का हेड में किसको शो किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को नहीं, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होता है, रिजर्व फंड होगा नहीं, अनक्लेम डिविडेंड लाइव स्टॉक तो होगा नहीं। इसमें क्या आएगा, अनक्लेम डिविडेंड जो करेंट लायबिलिटीज होता है और बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज का हेड में शो किया जाता है किसको, अनक्लेम्ड डिविडेंड को। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर। 5 नंबर में आइए, 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विच आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग इज शो अंडर द हेड
नॉन करंट एसेट्स, बोला कंपनी का बैलेंस शीट में किस आइटम को शो किया जाता है अंडर द हेड करंट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में किसको शो करते हैं? नॉन करंट एसेट्स में स्पेयर एंड स्पोर्ट्स को नहीं, लोन एंड एडवांस को नहीं, बैंक ओडी ये तो नहीं होता। क्या होगा? 3 नंबर, ट्रेड मार्क्स को शो किया जाता है, ट्रेड मार्क्स को। 5 का 3 नंबर। 6 नंबर में आइए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस को सिग्निफिकेंट किया जाता है फॉर क्रेडिटर के लिए, फॉर एम्प्लॉय के लिए, फॉर मैनेजर के लिए, फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो फॉर ऑल ऑफ द अबव, 6 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मेन इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस इज। फाइनेंशियल एनालिसिस का मेन इंफॉर्मेशन क्या है? टू नो अर्निंग कैपेसिटी, टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डोंट रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल, कॉम्पिटिटिव स्टडी विथ अदर फर्म। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मेन लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन का मतलब कौन सा कमी है? मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मेन लिमिटेशन क्या है? तो बोला जा रहा है क्या? टू नो अर्निंग कैपेसिटी, टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, टू नो रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, 7 का 3 नंबर। 8 नंबर में आइए, बोल रहा है क्या? फॉर होम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 8 का ए नंबर। 9 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट मेथड या टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन जो है टूल्स भी नहीं है? पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ मेथड, ना मेथड है ना टूल्स है, किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ट्रेंड एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। तो इसमें से कौन बोल रहा है कौन मेथड नहीं है? नॉट अ मेथड और टूल्स, इसमें से कौन मेथड और टूल्स नहीं है? बी नंबर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। 9 का क्या आंसर होगा? बी नंबर। 9 के बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस ऑफ ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का डिवाइस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का डिवाइस कौन है? Comparison expressed in the term of absolute data, comparison expressed in the term of percentage, comparison expressed in the term of ratio या all of the above। तो 10 का आपका होगा डी नंबर। ये तीनों का तीनों मीन्स ऑल ऑफ द above, सभी जो है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का डिवाइस है ये तीनों, इसलिए ऑल ऑफ द above आंसर हो 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्या? फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज किया 3 लाख से 4 लाख, व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंज, क्या परसेंटेज हुआ? 3 लाख से 4 लाख, तो कितना का वृद्धि हुआ? 1 लाख का। कितना में? 3 लाख में। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 क्या आ जाएगा? 33.33%। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, 33.3%। नो प्रॉफिट नो लॉस, देखिए क्या लिखा हुआ है 12 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इज कॉल्ड। ऐसा पॉइंट जहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? फंड फ्लो पॉइंट नहीं, ट्रेंड एनालिसिस नहीं, कैश फ्लो पॉइंट नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट। उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर। 13 नंबर में आइए, सेल 4 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% ऑफ सेल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 15% है, और ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा क्या? 15% ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बोल रहा है? 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का 15% है, इनकम टैक्स 40% है।
हो रहा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सेल कितना है, सेल बोल रहा है 4 लाख है, देखिए निकालते हैं। सेल कितना बोल रहा है, 4 लाख का सेल है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% ऑफ सेल है, तो अब इसमें से हम COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देंगे, सेल का 60%, तो 4 लाख का 60%, 2 लाख कितना आया 40,000, ये बच गया आपका 1,60,000। अब बोल रहा है क्या यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का 15% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कितना है, तो 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, 1,60,000 का 15% निकालिए, 1,60,000 का 15% कितना आएगा निकालिए, देखिए 1,60,000 का 15%, एक लाख 60,000 का 3%, 24,000, तो 24,000 रुपया यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस कर दीजिए 1,60,000 में, 1,36,000 आया, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब इसमें से 40% टैक्स माइनस कर दीजिए, 40% टैक्स, इनकम टैक्स 40% बोल रहा है, और आंसर निकालने बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम टैक्स काटेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आंसर निकल जाएगा। टैक्स कितना परसेंट है, 40%, तो 1,36,000 का 40%, 54,400 घटा दीजिए, $81,600, इसका आंसर क्या आया, 81,600, तो इसका आंसर क्या होगा, 13 का सी नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सी नंबर 81,600। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन समझ रहे हैं, 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आया कैसे बना। 13 नंबर क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% सेल का है, सेल लिखे, सेल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट का 15%, 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो ये लिखे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 है, इसका 15% निकाले 24,000 आया, घटा दिए, आ गया नेट प्रॉफिट 1,36,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, ये जो आया नेट प्रॉफिट क्या आया, बिफोर टैक्स आया। अब इसमें 40% टैक्स है, तो 1,36,000 का 40% टैक्स माइनस किए, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 81,600, जो सी नंबर आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आइए 14 में, बोला जा रहा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट इज, कॉमन साइज स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 14 नंबर, तो टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम, बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड फॉर कॉमन बेस ऑफ द कंपेरिजन, ये भी है। और टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम, ये भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव, तो बोला मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो ये तीनों का तीनों मीन्स ऑल ऑफ द एबव। 14 का डी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए क्या है, 15 नंबर हो रहा है इन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल लाइबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, टोटल लाइबिलिटीज किसके बराबर होता है, तो 100%, टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स मिलाकर क्या आना चाहिए 100%, तो बोल रहा है इन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल लाइबिलिटीज आर एज्यूम टू बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए 100 के बराबर होना चाहिए, तो 15 का सी नंबर। 16 नंबर में बोल रहा है टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी क्या है, टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। 16 नंबर में, ए नंबर में आपको बोल रहा है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो, बी नंबर बोल रहा है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सी नंबर बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, डी नंबर बोल रहा है करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये 4 ऑप्शन है, पूछा क्या जा रहा, बोल रहा दो बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मापने का 2 बेसिक
मेजर कौन कौन है? लिक्विडिटी मापने के लिए दो ठो लिक्विडिटी बताने बोल रहा है। टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का दो बेसिक मेजर क्या क्या है? ए नंबर में इन्वेंट्री एंड करंट रेशियो, बी नंबर में करंट रेशियो क्विक रेशियो, सी नंबर में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो, और डी नंबर में करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या होगा इसमें? करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये आपका जो है दो ठो बेसिक मेजर्स है किसका? लिक्विडिटी मेजर करने का। क्या क्या है? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। 16 का बी नंबर। 16 के बाद आइए 17 में, करंट रेशियो इज, करंट रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है? तो करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो है, बी नंबर आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आइडल क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, आइडल क्विक रेशियो क्या होता है? 1:1। आइडल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। आइडल करंट रेशियो 2:1 होता है और आइडल क्विक रेशियो 1:1 होता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? आइडल क्विक रेशियो पूछा जा रहा था, 1:1। क्विक रेशियो जो होता है उसका आइडल क्विक रेशियो क्या है? 1:1। 90 नंबर क्वेश्चन में है, करंट रेशियो, करंट एसेट्स 4 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है एंड इन्वेंट्री 50,000 है। पूरा लिक्विडिटी रेशियो निकालने बोल रहा है। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा? तो क्विक एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ये फार्मूला होता है। तो करंट एसेट्स आपका 4 लाख है, 4 लाख लिखेंगे और माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैंने स्टॉक 50,000 का है, ये आ गया 3.5 लाख। यहाँ लिखेंगे क्विक एसेट्स 3.5 लाख, क्विक एसेट्स कितना लिखेंगे यहाँ पर? 3,50,000 और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आपका क्वेश्चन में देखिए 2 लाख, ये 4 0 कैंसिल, 35/20, इसको काट दीजिए, 35/20 को 10, 35/20 डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर ले आइए। कितना कितना है? 3,50,000 बटा 2 लाख है करंट लायबिलिटीज। 4 0 कैंसिल, 35/20, 35 को 20 से डिवाइड कीजिए, रेशियो आ जाएगा 1. इसको काटेंगे तो एक बार में ही आएगा 1.75, मीन्स रेशियो आ गया 1.75:1। ए आंसर आया 1.75:1। तो डी नंबर 19 का क्या आया? डी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में आइए, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है? डेप्ट इक्विटी रेशियो इज, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, बिल्कुल सही है, यही फार्मूला होता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल, ये नहीं होता है। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, ये भी नहीं होता है। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये भी नहीं होता है। क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर फंड। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो 20 का ए नंबर आंसर सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर्ड किया जाता है फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ डैश। इसलिए लॉन्ग रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए, मीडियम रेंज के लिए, वेरी लॉन्ग रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए। इसका आंसर क्या होगा? शॉर्ट रेंज। फाइनेंशियल बोला जा रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो किसके लिए? शॉर्ट रेंज के लिए, छोटा रेंज के लिए इसका प्लानिंग किया जाता है। तो 21 का क्या होगा आंसर? सी नंबर। 22 नंबर में आइए, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी द एडेड टू नेट प्रॉफिट। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो बोला जा रहा है वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। इसमें से किसको हम ऐड करते हैं? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑफ रिटर्न ऑफ, ये भी ऐड होता है, डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स
लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी ऐड होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, 22 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, एन एक्सपेंसेज ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज, पूरा एन एग्जाम्पल बोल रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जाम्पल कौन है क्वेश्चन नंबर 23 में? तो बोल रहा कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, इशू ऑफ डिवेंचर नहीं है, तो क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 23 का ए नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, इसमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट नहीं है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन्वेस्टमेंट। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन कैश इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट कंसीडर्ड कैश इक्विवेलेंट। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हम किसको कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर नहीं करते हैं? तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, इसको एक कैश इक्विवेलेंट है, कॉमर्शियल पेपर ये भी कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेजरी बिल ये भी कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेस्टमेंट एक कैश इक्विवेलेंट नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर 24 का डी। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लीकेशन ऑफ कैश, इसमें कौन है अप्लीकेशन ऑफ कैश? इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, नन ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लीकेशन ऑफ कैश? इन चारों में से कौन है अप्लीकेशन ऑफ कैश? तो देखिए, इंक्रीज इन क्रेडिटर ये नहीं है, इंक्रीज इन बीपी ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, इंक्रीज इन स्टॉक ये 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर आएगा? 3 नंबर। इस प्रकार से आपका टोटल अकाउंटेंसी का एमसीक्यू क्वेश्चन CUT 2023 के लिए करवा दिया गया और ये आपका चैनल हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इसको देख लें और इसके बाद अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम का तैयारी कर लें। थैंक यू।